अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। नमो नमः सर्वेभ्यो। पिछले सत्रों में हमने नल रज्जु इत्यादि बृहत पाराशर में वर्णित योगों के विषय में जाना था। आज हम एक नई विषय वस्तु को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। विषय वस्तु से संबंधित श्लोक आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आज हम जिन योगों के विषय में बात करना जा रहे हैं उन योगों के विषय में लिखा गया है, पाराशर जी ने लिखा है कि केंद्र त्रय गते ही सौम्यई पापैर्वादल संज्ञकौ क्रमान माला भुजंगाख्यौ शुभाशुभ फलप्रदौ। केंद्र त्रय, केंद्र त्रय का मतलब है कि तीन केंद्रों में, गतई माने जो चले गए हैं, सौम्य सौम्य ग्रह और पापई वाह अथवा पाप ग्रह। केंद्र भाव कौन से होते हैं? जन पत्रिका में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव को केंद्र भाव कहा जाता है। इन चारों केंद्रों में से यदि तीन केंद्र भावों में सौम्य ग्रह चले जाएं अथवा पाप ग्रह चले जाएं तो दल संज्ञक, दल नाम से योग बन जाते हैं। वो दल नाम के योग दो प्रकार के होते हैं। क्रमान माला भुजंगाख्यौ, क्रम से एक को माला योग कहा जाता है, एक को भुजंग योग कहा जाता है। भुजंग सर्प को भी कहते हैं, तो बृहत पाराशर में इसको सर्प योग कहा गया है। माला योग और भुजंग योग के नाम से ये दो दल संज्ञक योग बन जाते हैं, जिनको जिनके फल शुभ अशुभ फल प्रद हुआ है, शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं। इनमें अगर माला योग बन जाए तो शुभ फल मिलते हैं और भुजंग यानी सर्प योग बन जाए तो अशुभ फल मिल जाते हैं। अब इसको स्पष्ट करते हुए बादरायण जी का भी वचन मिलता है। वो कहते हैं केंद्रेश्व पापेशु शतज्ञ जीवई केंद्र त्रिसंस्थई कथयन्ति मालाम सर्पस्त्व सौम्यश्च यमार सूर्यैर योगा विमौ द्वौ कथितो दलाख्यौ। माने केंद्रों में अगर सितज्ञ जीवई, सित माने शुक्र, ज्ञ माने बुध, जीव कहते हैं बृहस्पति को, यानी शुक्र, बुध और बृहस्पति, ये तीन केंद्र त्रिसंस्थई कथयन्ति मालाम, तीन केंद्र भावों में स्थित हो जाएं तो माला योग बन जाता है। तो यहाँ पर हम सौम्य ग्रह का अर्थ जो है वो हम बुध, शुक्र और बृहस्पति से लेंगे। मणिथ का भी वचन मिलता है केंद्र त्रेगतई पापैर सौम्यैर वादल संगीतौ द्वौ योगौ सर्पमालाख्यो विनष्ट इष्ट फल प्रदौ। ये दो योग बन जाते हैं सर्प और माला के नाम से। इनका फल विनष्ट और इष्ट फल प्रदान करने वाला होता है। माने सर्प योग बन जाए तो नष्ट हो जाता है फल, अशुभ फल अधिक मिलता है, और माला योग बन जाए तो इष्ट फल मिलता है, शुभ फल मिलता है। इन फलों के विषय में लिखा गया है कि माला योग के विषय में कि नित्यम सुख प्रधाना वाहन वस्त्रान्न भोग संपन्न कांता सुबहु स्त्रीका मालायाम संप्रसूता स्यु। कि माला योग यदि बन जाए जन पत्रिका में तो ऐसा व्यक्ति नित्य सुख को भोगता है, वाहन और वस्त्र और अन्न का सुख उसको मिलता है, भोग से संपन्न होता है, कांता सुंदर होता है, सुबहु स्त्री का, है ना, स्त्रियों का, बहुत स्त्रियों का उसको सहयोग मिलता है, उनके सहित वो रहता है, उसके जीवन में अनेक स्त्रियों का सुख मिलता है। तो यहाँ पर स्त्री से संदर्भ केवल पत्नी के अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए, महिला वर्ग से संबंधित विषय वस्तु का यहाँ पर इसका चिंतन करना चाहिए कि अनेक स्त्रियां जो आपके जीवन में आपकी उन्नति को, अपनी आपकी उन्नति में योगदान दें, ऐसी बहुत सारी अनेक स्त्रियों का उस व्यक्ति को जीवन में सहयोग मिलता है। तो मालायाम संप्रसूता स्यु, ऐसे माला योग के ये गुण कहे गए हैं। सर्प योग में क्या होता है कि विषमः क्रूरः निस्वहा नित्यम दुखार्दिता सुदीनाश्च परभक्षपान निरतः सर्प प्रभवा भवन्ति नरः। विषम, क्रूरः, ऐसा व्यक्ति क्रूर हो जाता है, निर्दयी होता है, दुख आर्दिता, दुख से भरा रहता है नित्य ही, सुदीनः, दीनहीन होता है, परभक्ष पान निरता माने दूसरों का अन्न का भक्षण करने वाला होता है। ऐसे योग का प्रभाव सर्प प्रभाव भवंती नरहा, नरहा व्यक्ति लोग, व्यक्तियों में ऐसे सर्प योग के प्रभावों को देखा जाता है। तो माला योग और सर्प योग का हमको अध्ययन करना है इसमें। जैसे एक जन पत्रिका आपके सामने है, देखिए इस जन पत्रिका में अ, इस जन पत्रिका में आप देखेंगे
तो आप वो केंद्र भावों में गुरु और बुध और शुक्र, ये तीनों शुभ ग्रह हैं। लेकिन साथ में शनि की उपस्थिति हो गई है ना। शनि को क्रूर ग्रह कहा गया है, तो क्रूर ग्रहों की उपस्थिति केंद्र में नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर शनि नहीं होते तो तीन भावों में बुध, गुरु और शुक्र, यदि यहाँ से आप चलेंगे तो एक माला जैसी एक आकृति यहाँ बन जाती है, माला। इसलिए इसको माला योग कहा गया है। लेकिन यहाँ पर माला योग नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पर शनि नहीं होते तो यहाँ पर माला योग बन गया होता है ना। तो इस तरह से हम माला योग का चिंतन करते हैं। इसी तरह से इन्हीं केंद्र भावों में यदि क्रूर ग्रहों की उपस्थिति हो जाए, मान लीजिए जैसे मंगल और सूर्य और शनि, यहाँ राहु केतु की गणना नहीं है, तो इन्हीं तीन केंद्र भावों में अलग अलग केंद्रों में, यानी यहाँ पर सूर्य हो जाए, यहाँ पर मंगल हो जाए और उससे आगे शनि हो जाए, तो इस तरह से जो पाप क्रूर ग्रहों की जो एक आकृति माला जैसी बन जाएगी तीनों केंद्रों में, तो ये सर्प योग बन जाएगा, है ना। तो माला योग और सर्प योग, इस तरह से हम इसका चिंतन करते हैं और संबंधित फल को बताते हैं। तो यहाँ पर ना ही माला योग है, ना ही यहाँ पर सर्प योग बन रहा है। अब मैं एक चित्र आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, आप उसको देखिए। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक केंद्र में बुध है, एक केंद्र में शुक्र है और एक केंद्र में बृहस्पति बैठे हैं। तो इस तरह से एक माला जैसी ये तीनों ग्रहों की अनवरत उपस्थिति ये दर्शा रही है कि इस जन्म पत्रिका में माला योग बन गया है। बुध, हम मान सकते हैं कि सूर्य सिंह में होंगे, क्योंकि सूर्य से एक भाव पीछे या एक भाव आगे ही बुध की उपस्थिति हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती। और शुक्र की स्थिति भी यहाँ संभव है कि अगर सूर्य को हम सिंह राशि में मान लें, है ना, तो सूर्य यहाँ सिंह राशि में हो तो बुध और शुक्र और बृहस्पति की इस स्थिति से माला योग बन जाता है। अब इसमें एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि सौम्य ग्रह की चूंकि बात हो रही, तो सौम्य ग्रह के बारे में लिखा गया है, बृहत पाराशर जी ने लिखा है अपने ग्रंथ में कि तत्रार्क शनि भूपुत्र क्षीणेन्दु राहु केत्व है। माने शनि, मंगल और सूर्य और क्षीण चंद्रमा और राहु केतु, ये सब क्या होते हैं, क्रूरहा, क्रूर ग्रह कहे गए हैं। और शेष ग्रह सौम्य, शेष ग्रहों को सौम्य कहा गया है, जैसे कि बुध और बृहस्पति और शुक्र, इसमें जो पूर्ण चंद्र हैं, बलि चंद्रमा होते हैं, उनको भी सौम्य कहा जाता है। लेकिन इन माला योग में हमने चंद्रमा की गणना को नहीं किया, बादरायण जी के मत से, कि सितज्ञ जीवई माने शुक्र बुध और जीव यानी बृहस्पति की ही गणना की गई है कि तीन ग्रह केंद्र में हो तभी माला योग का निर्माण होगा। तो यहाँ पर अब क्यों, तो एक प्रश्न ये उठता है कि इसमें चंद्रमा को क्यों छोड़ा गया, क्योंकि पूर्ण चंद्रमा भी तो, जो बलि चंद्रमा होते हैं वह भी तो सौम्य कहे गए हैं। और बुध की जो स्थिति है स्वयं में, वो अगर किसी क्रूर ग्रह के साथ हो जाएं तो वो क्रूर हो जाते हैं, और सौम्य ग्रहों के साथ हो जाएं तो वो सौम्य हो जाते हैं। तो इस तरह से बुध जो है उनकी स्थिति और क्षीण चंद्रमा की और पूर्ण बलि चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि बृहत पाराशर में योग कारका अध्याय में पराशर जी का एक श्लोक मिलता है कि पूर्णेन्दु जय शुक्राश्च प्रबला उत्तरोत्तरम, कि पूर्ण चंद्रमा से अधिक बली बुध होते हैं। अब पूर्ण चंद्रमा से अधिक बली बुध होते हैं, इसकी पुष्टि के लिए हम जाते हैं बृहद जातकम में, तो भट्टोत्पल जी की हमको व्याख्या मिलती है। वो वहां पर लिखते हैं भट्टोत्पल जी अपनी व्याख्या में कि यस्मात् शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्षयोश्चंद्रस्य सौम्यत्वं पापत्वं न संभवति एवं स्थे तदा सौम्यक्रांतेषु त्रिषु केन्द्रेषु क्षीणश्चंद्रमा यदा चतुर्थी भवति अथवा पापक्रांतेषु त्रिषु केन्द्रेषु क्षीणश्चंद्रमा यदा चतुर्थी भवति। अतः इसका तात्पर्य है कि शुभ ग्रहों में चंद्रमा चूंकि शुभत्व भी और अशुभत्व दोनों से ही युक्त हो जाता है ना। तो क्षीण चंद्रमा होगा तो उस समय उसको हम क्रूर कहेंगे, और अगर वो पूर्ण बलि चंद्रमा होते हैं तो उस समय वो शुभ हो जाते हैं।
तो इस शुभत्व और अशुभत्व दोनों से मुक्त करके शास्त्रकारों ने, ग्रंथकारों ने माला योग के विषय में केवल 3 ही ग्रहों की उपस्थिति को मान्यता दी है। तो पुष्टि यहाँ से ये होती है कि तीनों केंद्रों में 3 ही शुभ ग्रह अगर हो, बुध शुक्र और बृहस्पति, तभी माला योग का निर्माण होगा, तभी संबंधित फल कहे जाएंगे। अस्तु, आज की इस जो है कार्यशाला से आपको माला योग और सर्प योग के विषय में जानकारी मिल गई होगी। इसको आप परखिए जन पत्रिकाओं के माध्यम से। आगे एक नए योग को लेकर के हम आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति।